नमस्कार, सात की कड़क खबरें देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और मैं हूं आपके साथ पुनीत। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों को देखना। और विदेश यात्रा से मुख्यमंत्री लौट आए, पहले तो ये खबर बता दें और उसके बाद ये बताते हैं कि मुख्यमंत्री जैसे ही लौटे हैं तो एक्शन में नजर भी आए। दरअसल मुख्यमंत्री ने खाद्य वितरण व्यवस्था की विस्तार से चर्चा की है और इस विक्रय से जुड़ी हुई गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। और सीएम ने कहा कि प्रदेश में किसानों के लिए खाद की कमी नहीं आने दी जाएगी और कालाबाजारियों और अवैध भंडारण करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। और चूंकि जिस तरह से अभी पुनीत बता रहे थे कि मुख्यमंत्री लौटते ही अब पूरी तरह से एक्शन में नजर आ रहे, तो गड़बड़ियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, कालाबाजारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल साफ कह दिया, किसानों के लिए खाद की कमी नहीं आ। दरअसल आपको बताएं कि बीते दिनों आशीष आपको याद होगा कि लगातार हमने खबरें दिखाई थी कि खाद की कमी, चाहे गुना हो, चाहे वो टीकमगढ़ हो, चाहे ग्वालियर हो, हर तरफ किसान की लंबी लाइन लगी थी और किसान नाराज नजर आया था। गश खाकर गिर रहे थे किसान खाद के इंतजार में। अब मुख्यमंत्री लौटे तो कह रहे हैं सख्त एक्शन। और ऐसे में जब ग्राउंड पर शैलेंद्र इस तरह की खबरों को कवर कर रहे थे उस वक्त का अनुभव और शैलेंद्र अब मुख्यमंत्री के लौटने के बाद जो एक्शन दिखाई दे रहा है, कितना परिवर्तन दिखाई देगा खाद्य भंडारण केंद्रों पर और जो अवैध रूप से हो रहा है उर्वरक वितरण या उसकी कालाबाजारी, उस पर किस तरह का एक्शन लिया जाएगा? देखिए, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सबसे बड़ा निर्देश ये दिया है कि जो भी खाद्य विक्रय केंद्र है, अगर उनको बढ़ाने की आवश्यकता है तो तत्काल प्रभाव से खाद्य विक्रय केंद्र की संख्या बढ़ा दी जाए। क्योंकि देखिए, सबसे अधिक समस्या यही आ रही थी कि 4 से 5 गांव के बीच में एक विक्रय केंद्र स्थापित है, जिसके चलते लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि जो खाद्य विक्रय केंद्र है वो बढ़ा दिए जाए। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पिछले साल की तुलना में इस साल खाद्य विक्रय केंद्रों की संख्या बढ़ाई भी गई थी। अगर पूर्व में हम देखें तो 470 उर्वरक विक्रय केंद्र थे और इस वर्ष बढ़ाकर 761 इनको कर दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी लगातार खाद की किल्लत जो है वो सामने आ रही थी। और जिस तरीके से कालाबाजारी की बात हो या फिर दूसरी तरह की अनियमितताओं की बात हो, उसकी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 71 जो प्रकरण है जो दर्ज हुए, जिनके खिलाफ जिस कहीं न कहीं जहां पर अमानक खाद्य विक्रय की सूचना या कालाबाजारी की सूचना मिली थी, इसके साथ ही 45 सहकारी समितियों के लाइसेंस भी निलंबित किए गए हैं जिन लोगों के द्वारा गड़बड़ियां की जा रही थी। कई जगह देखा कि टोकन बांटने में लापरवाही बरती जा रही थी या फिर अवैध तरीके से खाद का विक्रय किया जा रहा था। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि 28 नवंबर 2024 तक मध्य प्रदेश के पास 32.44 लाख मीट्रिक टन उर्वरक उपलब्ध है। और ये उर्वरक में दो अलग अलग उर्वरक को 30.34 लाख मीट्रिक टन का विक्रय हो चुका है और 11.10 लाख मीट्रिक टन उर्वरक अभी शेष है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि दिसंबर के महीने में 20 लाख मीट्रिक टन मध्य प्रदेश को और खाद मिलने वाला है। फिर भी अगर खाद की कोई दिक्कत होगी तो केंद्रीय रसायन मंत्री जेपी नड्डा से वो मुलाकात करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो खाद की किल्लत हो रही है वो उसको और बढ़ाया जाए। इसके साथ ही अलग अलग रैक पॉइंट के जरिए जो है यूरिया मध्य प्रदेश लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगामी सप्ताह में डीएपी, एनपीके और टीएचपी के रैक टीकमगढ़, निवाड़ी, रीवा, जो अन्य जो डबरा हो, शिवपुरी हो, गंडदीप हो, इन सब इलाकों में लगातार सप्लाई किए जाएंगे ताकि जो किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है वो न करना पड़े। ये साफ तौर पर मुख्यमंत्री ने दिए। चलिए, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। दिसंबर के महीने में और खाद आ जाएगी, 20 लाख मीट्रिक टन की बात कही जा रही है और अब ये देखना होगा कि किसानों को कितनी राहत मिलती है। सबसे ज्यादा जरूरी है मुख्यमंत्री ने निर्देश क्यों दिए, इसलिए दिए कि किसानों को दिक्कत आ रही थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब व्यवस्थाओं में सुधार होगा। बहुत शुक्रिया आपका और बढ़ेंगे आगे, अगली खबर की बात करेंगे। और अगली खबर है सीधी से, जहां एक दिव्यांग छात्रावास में 14 छात्र बीमार पड़ गए फूड पॉइजनिंग के चलते। और आलम यह हो गया कि सभी को जिला अस्पताल ले जाना पड़ा, भर्ती कराना पड़ा। खाना खाने के बाद इनकी तबीयत बिगड़ी, ये जानकारी आई और इन सभी को उल्टी दस्त की शिकायत की बात कही गई, जिसमें 4 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीर आपको दिखा और साथ ही मौके पर जायजा लेने के लिए एसडीएम नीलेश शर्मा सहित शिक्षा विभाग का पूरा अमला पहुंच गया और दिव्यांग छात्रावास प्रबंधन की लापरवाही की वजह से फूड पॉइजनिंग का ये सभी छात्र शिकार हुए और दिव्यांग छात्रावास माधुरी का ये पूरा मामला है। हरीश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हरीश, सबसे पहले तो इन छात्रों की तबीयत कैसी है और लापरवाही जो सामने आई है उस पर क्या एक्शन? बिल्कुल पुनीत, इसको कहा जा सकता है कि छात्रों की तबीयत में तो सुधार होना शुरू हो गया है, लेकिन जो 4 की जो हालत गंभीर बनी हुई थी उसमें से 2 की हालत में थोड़ा सा सुधार हुआ है।
और माना ये जा रहा है कि अगले 2-4 घंटे के अंदर जो अन्य छात्र हैं उन्हें भी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन जो लापरवाही है तो इसमें साफ तौर पर माना जा सकता है कि जो छात्रावास के अधीक्षक हैं उनकी लापरवाही के कारण ही इस तरीके से फूड पॉइजनिंग का शिकार सभी छात्र हुए हैं। चूंकि 14 की संख्या में छात्र थे और सभी छात्र दिव्यांग छात्रावास का पूरा मामला है और समझा जा सकता है कि एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। उस कार्यशाला में एक कहा जा रहा है कि एक लंच पैकेट आई थी, लेकिन उस लंच पैकेट में जो है तो तकरीबन 1 सैकड़ा लोगों ने खाया था, लेकिन सभी की तबीयत नहीं बिगड़ी है। लेकिन जो छात्रावास के जो दिव्यांग छात्रावास का जो लोग छात्र थे उनकी तबीयत बिगड़ गई है। हालांकि माना यह जा रहा है कि वहां से कार्यशाला से आने के बाद जो है तो छात्रावास में लोगों ने जो छात्र हैं उन्होंने कुछ खाना पीना खाया था, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए हैं। हालांकि पूरे मामले में जो छात्रावास के कर्मचारी हैं और तो पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल पूरे मामले में जो है तो एसडीएम और कलेक्टर ने जांच के आदेश दे दिए हैं और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा हरीश, आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और बढ़ते आगे, शिवपुरी में जमीन विवाद में जोरदार मारपीट होने का एक मामला सामने आया, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये मारपीट की जो घटना थी इसमें महिलाएं भी शामिल बताई जा रही हैं। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों पक्षों के 11 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आपको बता दें कि भौंती थाना क्षेत्र के दुलाई गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और देखिए ये तस्वीरें भी कुछ सामने आ गई शिवपुरी से उस विवाद के दौरान के। देखिए यहाँ पर जमकर लाठी और डंडे चल रहे हैं। महिलाएं हाथ में डंडे लिए हुए, 2 पक्षों के बीच विवाद का ये पूरा घटनाक्रम। और वहां पर मौजूद किसी ग्रामीण, किसी प्रत्यक्षदर्शी द्वारा बनाया गया ये वीडियो। और ये देखिए यहाँ जमकर लाठियां भांजी जा रही हैं और क्या महिलाएं और क्या पुरुष, यहाँ कोई अंतर नजर नहीं आ रहा है। ये शिवपुरी के भौती थाना क्षेत्र के दुलई गांव का पूरा मामला बताया जा रहा है। 2 पक्षों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद जमकर लाठियां भांजी गई। फिलहाल दोनों पक्षों के 11 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया गया है। इस वीडियो के आधार पर पुलिस ने इस मामले में एक्शन लिया है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि मारपीट कैसे हुई, क्या विवाद, कुछ बात को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया जो इसमें जख्मी हुए हैं। लाठियां दोनों ओर से चली हैं और महिलाएं हाथ में लाठी लेकर एक, देखिए इसमें अधिकांश तो महिलाएं, 1 या 2 पुरुष नजर आ रहे हैं, अधिकांश महिलाएं नजर आ रही हैं जो लाठी चलाते हुए नजर आ रहे हैं। और जमीन विवाद का ये पूरा मामला जिसमें दोनों पक्ष के 11 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। जमीन का ये पूरा विवाद शिवपुरी से सामने आया बताया जा रहा है, जहां 2 पक्षों के बीच जमकर लाठियां चली जमीन के लिए और मारपीट करने में महिलाओं ने भी यहां कोई गुरेज नहीं किया। और देखिए लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट महिलाएं नजर आईं हाथ में लाठियां लिए हुए और दोनों पक्ष एक दूसरे से भिड़ गए। जमीन का कोई विवाद बताया जा रहा है। हालांकि कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों ही पक्षों के 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और कार्यवाही की जा रही है। हालांकि काफी देर तक ये पूरा द्वंद्व चलता रहा, जहां पर जमकर लाठियां भांजी गई। और आगे बढ़ते हैं और बात जबलपुर की करेंगे, जहां पर विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई है, जिसमें पुलिस अफसर को थप्पड़ मार दिया गया। दरअसल एक शख्स को बचाने के चक्कर में ये थप्पड़ लगा और शख्स ने विश्व हिंदू परिषद के लोगों को अपशब्द कहे थे और कार्यकर्ताओं ने उस युवक का घेराव कर लिया था। और इस पूरे मामले में प्रदर्शन के दौरान जमकर विवाद देखने को मिला। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान ये पूरा विवाद देखने को मिला और जबलपुर में ये पूरा विवाद देखने को मिला, जहां विश्व हिंदू परिषद के प्रदर्शन के दौरान झड़प हुई। और ये देखिए तस्वीरें उस वक्त की जब पुलिस बीच बचाव करने की कोशिश कर रही थी और उस दौरान जब थप्पड़ लगा पुलिस कर्मचारी को। और बढ़ते आगे सतना से अगली खबर, जहां पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी और हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो दर्दनाक हादसा पेश आया है नागौर थाना इलाके का ये पूरा घटनाक्रम, जहां पर एक पिकअप जो है उसने बाइक सवार 2 लोग जब जा रहे थे तो टक्कर मार दी। गाड़ी का नंबर MP 35
बताया जा रहा है। उसके आगे का आपने नंबर देखा होगा। देखिए गाड़ी की हालत से आप समझ जाएंगे। और ये पिकअप वाहन का नंबर जो है वो है। इस पिकअप वाहन से गाड़ी को टक्कर लगी है और पिकअप वाहन भी इसके बाद पलट गया, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और दूसरी तरफ बाइक पर सवार जो दो लोग थे, दोनों की मौत हो गई इस दर्दनाक हादसे। सतना से ये बड़ी खबर, 2 लोगों की जान चली गई हादसे में। नागौद थाना इलाके में दुर्घटना पेश आई। बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। नर्मदापुरम में घर में भीषण आग लग गई। दरअसल सिवनी मालवा में घर में आग लगने का मामला सामने आया और पास के मकान को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। लोगों ने बाद में फायर ब्रिगेड को इतला की और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। लेकिन देखिए ये तस्वीर आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कितना नुकसान हो गया इस घर में। पूरी गृहस्थी इसमें जलकर खाक हो गई और आग की लपटें कितनी भीषण हैं, इससे आप समझ सकते हैं कि बगल का मकान और ये मकान जो है पूरी तरह से, इस मकान में तो सब कुछ स्वाहा हो गया, साफ तौर पर नज़र भी आ रहा है। बाद में फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग को कंट्रोल कर लिया गया। और आग की लपटें पूरी देखिए काफ़ी ऊंची उठती हुई काफ़ी दूर तक, घर के बाहर तक निकलती हुई दिखाई दे रही है। और आप इस पूरी तस्वीर को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि कितना भयानक ये हादसा रहा होगा। और संभवतः ये जो आग है सब कुछ स्वाहा कर गई। और अभी हालांकि इस पूरे मामले में जो गनीमत की बात ये कि इस पूरी घटना में कोई जनहानि या किसी के हताहत होने की कोई जानकारी नहीं मिली है। ये एक राहत की बात ज़रूर कही जा सकती है, लेकिन काफ़ी नुकसान हुआ इस अग्निकांड में। और बढ़ते आगे खंडवा से अगली खबर, जहां खंडवा में अवैध निर्माण पर पीला पंजा चला है और यहां शंकर तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के लिए पूरा दलबल पहुंचा हुआ था। स्लॉटर हाउस के पीछे दरअसल अवैध रूप से यहां पर नए मकान बनाए गए थे, जिनको तोड़ने के लिए एसडीएम पहुंचे थे, तहसीलदार पहुंचे थे, नगर निगम की टीम पहुंची थी और 10 से ज्यादा अवैध निर्माणों को गिरा दिया गया। आपको बता दें कि करीब 1.5 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है और कार्रवाई के दौरान की तस्वीरें कुछ आपको दिखा रहे हैं। और इस पूरे मामले में कार्रवाई की गई, प्रशासनिक स्तर पर ये एक्शन लिया गया और इस पूरी कार्रवाई के दौरान जेसीबी का और बढ़ते आगे, बसपा नेता और पूर्व विधायक रामबाई सिंह के पति और देवर भाई सहित कई अन्य को कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड के लिए अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में हटा जनपद के अध्यक्ष इंद्रपाल पटेल को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस हत्याकांड में कुल 27 आरोपी थे और इसमें 25 आरोपियों को दोषी माना गया है। दरअसल इस पूरे मामले में माननीय न्यायालय हटा ने आजीवन कारावास के साथ ही अर्थदंड भी लगाया है और सजा का ऐलान किया। दरअसल एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया, तो वहीं एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया की मार्च 2019 को हत्या कर दी गई थी, जिसमें उनके भाई महेश ने इसकी शिकायत पुलिस में की थी और अब कोर्ट ने फैसला सुनाया है। रामबाई जो कि राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय भी रही और अब उनके पति, उनके भाई को कुल 5 दोषियों को आजीवन, 25 लोगों को उम्र कैद की सजा। इसमें देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड हुआ था, जिसमें विधायक पति गोविंद सिंह, विधायक देवर चंदू सिंह, विधायक का भतीजा और जनपद अध्यक्ष था, जिसमें फैसला सुनाते हुए न्यायालय ने उनको आजीवन कारावास से दंडित किया है। हटा में देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड में राजा डान वगैरह के नाम से 26 अभियुक्त गण के खिलाफ विचारणा चला, जिसमें अपर सत्र न्यायालय हटा ने आज जो निर्णय पारित किया है उसमें 26 में से एक अभियुक्त विकास पटेल निवासी झांसी को दोषमुक्त किया है और अन्य अभियुक्त गणों को
धारा 302 में आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कांकेर की, जहां पर जवानों ने नक्सलियों की एक बड़ी साजिश को नाकाम किया। दरअसल 8 आईईडी बरामद किए गए हैं, एक्सप्लोजिव डिवाइस 8, और इन्हें डिस्पोज कर दिया गया। और जवानों ने इस पूरे मामले में जब सर्च ऑपरेशन पुलिस चलाया हुआ था, उस वक्त ये आईईडीज जो है आइडेंटिफाई किए गए थे, इनकी बरामदगी हुई। कोयली बेड़ा के पास का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। और देखिए जिस तरह से ये डिस्पोज किया गया, उस वक्त धमाके की जो इंटेंसिटी थी, आप अंदाजा उसकी इस गूंज से लगा सकते हैं। बिल्कुल, ये तो एक आईईडी जब डिस्पोज किया गया उसकी ये तस्वीर है। 8, और समझ सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान जवानों को करने के लिए ये यहाँ पर लगाया गया था। और इतनी बड़ी संख्या में आईईडी मिलने का मामला जो है, अमूमन 1 या 2 आईईडी बरामद होती हैं, लेकिन ये 8 आईईडी लगाई गई थी। तो ये नक्सली जो हैं वैसे भी छिपकर वार करने के लिए वो सिद्धहस्त माने जाते हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने आईईडी लगा दिया ताकि जवान उसकी जद में आए तो उनको धमाके से उड़ा दिया जाए। लेकिन जवानों की सतर्कता इसके लिए हमेशा देखी जाती है, और जवानों ने 8 आईईडी को बरामद कर नष्ट कर दिया, डिस्पोज कर दिया। और बीजापुर में पुलिस को बड़ी सफलता उस वक्त हाथ लगी जब पुलिस ने 6 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया, और इनके पास से भी विस्फोटक बरामद किया गया है। तो बीजापुर हो या दंतेवाड़ा हो, कांकेर हो, लगातार हमारे सुरक्षा बल के जवान एक्शन में नजर आते हैं। तो देखिए, ये नक्सली हैं, चेहरे से आपको शायद अंदाजा भी ना हो कि कितने खतरनाक लोग हैं, लेकिन ये 6 नक्सली, और सरकार बार बार कहती है कि मुख्यधारा में लौट आओ, जो नहीं आएंगे उनके ऊपर एक्शन होगा। कई सरेंडर कर रहे हैं और पकड़ाए भी हैं। इनके पास से विस्फोटक भी मिला, देख सकते हैं, कार्डिक फायर इनके पास से मिला है, और यही ये आईईडी जो लगाई जाती है उसी में इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। और इंदौर में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने युवाओं से संवाद किया। हिंदू युवा सम्मेलन में रग रग हिंदू मेरा परिचय विषय पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया। क्या कहा, आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो लगातार हिंदू एकता का झंडा बुलंद किए हुए हैं, उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब देश में गजवाए हिंद हो जाएगा। और बाबा बागेश्वर ने कहा कि मुसलमानों को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि 1 घंटा तुम्हारा हिंदू राष्ट्र हमारा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैं हिंदू मुसलमान नहीं, सिर्फ हिंदू हिंदू करता हूं। हम राम कृष्ण के बिंदु हैं, पर हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और हिंदू का मतलब कोई वर्ग नहीं, कोई मजहब नहीं, केवल धर्म नहीं। हिंदू का मतलब पूरी दुनिया के जितने लोग हैं उनको सिखाने के लिए एक जीवन शैली का नाम ही हिंदू है। वो दिन दूर नहीं होगा जब इंदौर भी इस्लामिक हो जाएगा और देश भी गजवाए हिंद हो जाएगा। रियल की जिंदगी जीना चाहते हो, अपनी बच्चियों को लव जिहाद से बचाना चाहते, अपनी संपत्ति को लैंड जिहाद से बचाना चाहते हो, तो आज ही एक कदम उठाओ। 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। तो बोला आप हिंदू मुसलमान करते हो। हमने कहा ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। जितने भी मुसलमान और ईसाई हमारे वीडियो को देखें, बहुत कान खोलकर सुन ले, हम तुम्हारे भी साथ हैं, हमें तुमको भगाना नहीं है। बस बात इतनी है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर ने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान का भी समर्थन कर दिया और कहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री ने ठीक मांग की है, भारत हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए। और 2 प्रमुख बातों पर ये पूरा कार्यक्रम केंद्रित था। एक तो सनातन हिंदू एकता और दूसरा हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा रहा। रग रग हिंदू मेरा परिचय, पंडित धीरेन्द्र के शास्त्री आज खुलकर बहुत सारी बात युवाओं से की। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, इस उक्ति का उद्घोष करने वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी
आज उन्होंने संपूर्ण सनातन को आह्वान किया कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे सिर्फ सुनो नहीं, कार्य, आचरण और व्यवहार में उतारो। 2047 का स्वर्णिम भारत निवेदन है, जैसा महाराज जी ने निवेदन किया, उन्होंने कहा अब AI नहीं HI की जरूरत है देश को। 9:30 बजे उन्होंने 100% सही कहा कि HI की जरूरत है। हिंदू जगह अपनी सामर्थ्य, अपना तन मन धन, प्राण प्रण मन वचन कर्म से माँ भारती के चरणों में सनातन की सेवा के लिए समर्पित करें। उन्होंने कहा मैं मुसलमानों का नफरत नहीं करता हूँ, मैं मुसलमानों के खिलाफ नहीं, मैं हिंदू कट्टरपंथी हूँ। अगर बांग्लादेश में जो हालात बन रहे, अगर वो हालात भारत में जाएंगे तो भारत हिंदू कहाँ जाएंगे? देखिए ये जो और संभल में हुई हिंसा की जांच लगातार जारी है और जांच के लिए गठित न्यायिक जांच आयोग की टीम संभल पहुंचकर जांच शुरू करेगी। और इससे पहले जांच आयोग की टीम कल मुरादाबाद गई थी। सर्किट हाउस में मुरादाबाद मंडल आयुक्त अनंजय कुमार सिंह के साथ ही डीआईजी रेंज मुनिराज ने मुलाकात की और बताएं कि सरकार ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस DK अरोड़ा की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन किया है और जिसमें रिटायर्ड IAS अमित मोहन प्रसाद और उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP AK जैन भी शामिल हैं। और संभल में जामा मस्जिद केस में एक बड़ा खुलासा हुआ। दरअसल जामा मस्जिद एक नोटिफाइड राष्ट्रीय स्मारक बताया गया है। जामा मस्जिद पर ASI का कंट्रोल नहीं है, यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का कंट्रोल नहीं है। स्थानीय ASI को निरीक्षण नहीं करने देते हैं। पुराने ढांचे को भी मस्जिद कमेटी ने बदल दिया है। और साल 2018 में अवैध तरीके से रेलिंग लगाई गई, मस्जिद की सीढ़ियों पर रेलिंग लगाई गई थी और हाईकोर्ट में दर्ज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हलफनामे से इस पूरे मामले का खुलासा हुआ है। और बढ़ते आगे, महाराष्ट्र में नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस लगातार बना हुआ है। दरअसल 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में यह तारीख तय हो गई है कि शपथ ग्रहण समारोह 5 तारीख को होने वाला। शुभ मुहूर्त तय हो गया, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, आधिकारिक रूप से इस नाम की घोषणा अभी नहीं की गई है। और इतना ही नहीं, गुरुवार दिल्ली में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार के बीच बैठक भी हुई थी, जिसमें सरकार के स्वरूप पर प्रारंभिक चर्चा हुई थी। और अब अजीत दादा पवार ने यह साफ कर दिया है कि बीजेपी का ही सीएम होगा। 2 उप मुख्यमंत्री दोनों सहयोगी दलों से होंगे। तो स्पष्ट यहां अभी तक जो नजर आ रहा है, दरअसल वो उतना स्पष्ट है नहीं। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। और खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहुत जल्द लौटते ब्रेक के बाद।